नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि कक्षा 10 ये है सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये 100% पेपर में मिलने के चांसेस हैं। तो इनको जो आप अच्छे से ध्यान से देख कर जाइएगा। आपका पेपर 9 अप्रैल को होने वाला है और बेहतरीन करके आना है इस बार पेपर में। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर बात करें हम यूरोप में बड़ी आर्थिक मंदी की, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है बी नंबर, यानी 1830 ईस्वी में जो है यूरोप में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो चैनल को सबसे पहले तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि सभी तक वीडियो पहुँच सके। तो देखते हैं अब इसका अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इसका दे रहा है कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों बात करें इंग्लैंड में राजतंत्र की बात करें, तो इंग्लैंड में जो है सन 1688 ईस्वी में जो है राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। इंग्लैंड से जो है राजतंत्र की समाप्ति 1688 ईस्वी में हो गई थी। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा जो दिया था वो दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगले चौथे क्वेश्चन की बात करें तो दिया है, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है। तो बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम जो है, ये बात करें यूरोप की, तो यूरोप के पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा भाग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। तो बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है, तो पश्चिमी यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि गैरीबाल्डी संबंधित था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गैरीबाल्डी, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पर कुछ और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गैरीबाल्डी की अगर बात करें तो गैरीबाल्डी जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो आपका सही आंसर जाएगा इटली, यानी कि इटली के एकीकरण से जो है गैरीबाल्डी संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं वहीं छठवें क्वेश्चन की। तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइटहुड की उपाधि की बात करें अगर, तो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसको वापस कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। तो नाइटहुड की जो उपाधि थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। तो ये दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है अनुसूचित जाति 16.6% है तथा अनुसूचित जनजातियां देश का कितना प्रतिशत है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8.6% है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो कितनी है 8.6% हो जाती है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया है आठवें क्वेश्चन की बात करें तो लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें बात करें सही आंसर की, तो दोस्तों लोकतंत्र का जो विकास होता है किसके माध्यम से होता है, वो हो जाता है आपका जन संघर्ष के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। तो लोकतंत्र का जो विकास होता है वो होता है जन संघर्ष के माध्यम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको जो है आप पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको पेपर में बहुत बेहतरीन नंबर मिल सकें। दोस्तों 9वें क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन कितने घंटे अधिक कार्य करती है। तो इसकी बात करें अगर हम, तो एक महिला की बात करें तो पुरुष की अपेक्षा जो एक महिला 1 घंटा जो है अधिक कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक जो है 1 घंटा इसका सही आंसर हो जाता है। बात करें 10वें क्वेश्चन की बात करें तो विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो विकासशील जो देश हैं यानी विकासशील राष्ट्र हैं, इन्हें कौन सा संगठन समूह तैयार किया है, तो इन्होंने जो है G77 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो G77 जो है संगठन समूह को तैयार किया गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो G77 हो जाता है। वहीं 11वें क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है। तो लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद जो है इसे जो है किसका रूप माना गया है, तो इसको जो सही बात, इसका सही आंसर बन जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरकार का। तो जो लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद जो है इसे किसका एक रूप मानते हैं, तो वो सरकारों का रूप मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन को देखें अगर, तो 12वें क्वेश्चन में दिया है कि किसने जो है इटली के एकीकरण को संभव बनाया था।
तो इटली के एकीकरण की बात करें तो आपको ऑप्शन दिए हैं मैजनी, गैरीबाल्डी है, काबूल है और ये सभी है। तो यहाँ बात करें इटली के एकीकरण की दोस्तों, तो इटली के एकीकरण को जो है इन सभी ने जो है संभव बनाया था, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी ये सभी। तो इटली के एकीकरण में जो सबने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए आंसर नंबर डी, यानी कि ये सभी जो हैं हो जाते हैं। 13वें क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 13वां क्वेश्चन में दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी के जो एकीकरण की बात आती है, तब जर्मनी के एकीकरण में जो है मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई थी, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो ये जो है ऑटो वन बिस्मार्क ने जो है इसकी जो है मुख्य भूमिका निभाई थी जर्मनी के एकीकरण में। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो राष्ट्रवाद जो प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाता है। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था फ्रांस से। अगला क्वेश्चन दिया है 15वें क्वेश्चन की बात करें तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो नेपोलियन का जो संबंध है, आपके ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो नेपोलियन का जो संबंध आता है वो किससे आता है, नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था, यानी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाता है। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो देश की बात करें तो फ्रांस से था, नेपोलियन बोनापार्ट जिसे हम बोलते हैं। 16वें क्वेश्चन की बात करें, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, यानी कहाँ से शुरू की थी। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों शुरू की थी। तो ये शुरू की थी, क्यों की गई थी, रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में, उत्तरी शासन की स्थापना हेतु, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु या नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये की थी नमक कानून तोड़ने के लिए, यानी ऑप्शन इसका डी जो है राइट आंसर हो जाता है। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा था। तो साइमन कमीशन की बात करें तो ऑप्शन है आपको 1923, 1928, 1929 या 1930 में। तो साइमन कमीशन की बात करें, जो साइमन कमीशन गठित किया गया था वो 1928 ईस्वी में भारत पहुँचा था। ये एक संगठन था जो भारत आया था 1928 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। 18वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ श्रीलंका में जो है तमिलों के, तो यहाँ श्रीलंका में जो है ऑप्शन आपके दे दिए हैं 2, 4, 6, 8। तो सही आंसर की बात कर लें अगर, तो वहाँ जो है 2 समूह निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो यानी श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह की बात कर लें तो 2 उपसमूह निवास करते हैं। अब देखते हैं हम इसका 19वें नंबर का क्वेश्चन दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है। तो अगर बात करें संविधान की अनुसूची में, तो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में जो है जो कितनी भाषाओं की बात की गई है, तो ये जो है आपका आंसर सही है 22 भाषाओं की। यानी संविधान की जो हमारी 8वीं जो अनुसूची जारी की गई थी उसमें जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं 20वें क्वेश्चन की बात करें, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है आपका। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना की बात करें अगर, तो ऑप्शन आपके आता है 1980 में, 1990, 1992 या 2004 में। तो पंचायती जो राज है इसकी स्थापना की बात करें तो 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 2021वां क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और जितना हो सके उतना शेयर कर दें। अब दिया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो किसमें, ऑप्शन ए यानी लोकसभा, बी विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज की संस्थाओं में। तो भारत में जो महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है वो है पंचायती राज की संस्थाएं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं इसका 22वें क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष की बात करें, धर्म का कोई स्थान नहीं होता, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मानता, ये सभी धर्मों को समान समझना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है जहाँ सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है धर्मनिरपेक्ष, यहाँ जहाँ पर सभी धर्मों को समान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। वहीं बात करें अगर हम इसके 23वें क्वेश्चन को देखते हैं तो 23वें क्वेश्चन में दिया है कि भारत का
सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? ऑप्शन है आपके सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो सामाजिक ढांचा है वो व्यवस्था है जाति व्यवस्था पर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। तो भारत का जो सामाजिक ढांचा है, समाज यानी जो है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन दिया 24वें नंबर पे हमारा मिलता है कि अफ़ीम कहाँ निर्यात किया जाता था। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अफ़ीम की अगर बात करें, ऑप्शन है आपके ब्रिटेन, चीन, बर्मा और फ्रांस। तो जो अफ़ीम का निर्यात की बात आती है तो अफ़ीम जो है चीन को निर्यात किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अफ़ीम जो था चीन को निर्यात किया जाता था। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था। तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए हैं 1920 में, 1929, 1930 या फिर 1942 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो घोषित किया था वो 1929 ईस्वी में किया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाता है बी नंबर का, यानी 1929 में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाली अगली जो दूसरी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।